सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेन इट। तो जैसे कि तुमको पता है कि भाई अपन किसी भी चैप्टर को 15-20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने वाले हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि इस सीरीज़ को तुम्हें कैसे करना है। 20 से 30 मिनट का लेक्चर होगा, तुम्हें लेक्चर अटेंड करना है। उसके बाद जाके या तो तुम एनसीईआरटी रीड कर सकते हो या फिर जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैं इसी चैप्टर पे डालने वाली हूँ तुम वो पहले सीरीज़ अटेंड कर सकते हो, फिर एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, या फिर पहले एनसीईआरटी रीड कर लो फिर सीरीज़ अटेंड कर लो। इसका बेनिफिट क्या है कि तुम्हें कोई भी चैप्टर 1 से 2 घंटे के अंदर रिवाइज हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है 2 से 3 घंटे लगेंगे, छोटा चैप्टर है 1 घंटा लगेगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारा सब रिवाइज हो जाएगा अलॉन्ग विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर तुम खुद से पढ़ने बैठोगे तुम्हें 5 से 6 घंटे तो खाली एनसीईआरटी और नोट्स वगैरह रिवाइज करने में ही चले जाएंगे। उसमें भी अगर तुम्हें डाउट आ जाएगा तो डाउट भी तुम क्लियर करोगे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर तुम अलग से 2 घंटे लगा बैठ के इसके पीवाईक्यूज़ लगाओगे, क्वेश्चंस लगाओगे, तो उसी तुम्हारे टाइम को सेव करने के लिए मैं ये सीरीज़ बना रही हूँ। देखो, ये इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है जहाँ पे अपन oogenesis और बाकी के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट जो वीडियो था उसमें एक तो वीडियो भी बहुत लंबा हो गया था, तो उस वजह से क्या होता है ना कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज उतनी है नहीं कि मैं एक बार में इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो मैंने वहाँ पे उसमें आपको बता ही दिया था आखिरी में। और उस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मैंने लिंक भी डाल दी है, तो अगर आप उस वीडियो के थ्रू आए हो तो आई होप कि आपने फर्स्ट इसका लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इसके वीडियो के भी कमेंट में, मतलब आपको पिंड कमेंट में लेक्चर 1 का जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो आप वो देख लेना पहले, बिकॉज यहाँ पे अपन डायरेक्ट oogenesis से पढ़ने वाले हैं। अगर तुमने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि भाई लास्ट लेक्चर में ये जो लिखा है ना, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ 3-4 लाइन लिखी थी। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा चेंज इसलिए किया बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि भाई जो मैंने थ्योरी थ्योरी लिखी थी वो पढ़ाने में तो मुझे बड़ा आसान लग रहा था कि भाई ऐसे नॉर्मली मैंने सारी चीज़ें लिख दी, सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुमको रीड करवा दूंगी, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी, तुम्हें आ जाएगा समझ में। लेकिन क्या सच में तुम्हें उतना समझ में आएगा या फिर उतना इंटरेस्टिंग लगेगा? तो इसीलिए मैंने oogenesis वाले पार्ट से आगे के नोट्स को दोबारा से रिफ्रेम किया है, बहुत से चेंजेस करे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं oogenesis। क्या होता है oogenesis? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। कहाँ पर होता है oogenesis? ओवरी के अंदर। ओवरी का होती है भाई अपनी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है जिसके अंदर oogenesis चलता है। ओवरी के अंदर ओवम अपना बनता है। अब ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस से मार्केटली डिफरेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता था? प्यूबर्टी के टाइम पे। लेकिन oogenesis जो है ना, वो बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, यानी कि जब बच्चा मदर के पेट में होता है उसी टाइम से oogenesis चालू हो जाती है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ पे पैदा होने के 13-14 साल बाद जाके लड़कों में प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था। फीमेल में तो भाई पैदा होने से पहले ही, जब मदर के पेट में है तभी से oogenesis चालू हो जाता है। अब होता क्या है, बर्थ से पहले क्या होता है, हर एक ओवरी में कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल या फिर oogonia होते हैं। मेल में कौन सा गैमीट मदर सेल था? स्पर्मेटोगोनिया। फीमेल में जो गैमीट मदर सेल है उसको क्या बोलते हैं? oogonia। कितनी होती है? हर एक ओवरी में कपल ऑफ मिलियन, यानी कि 2 मिलियन तक हर एक ओवरी में होती है। बर्थ के बाद कोई भी oogonia इसमें ऐड नहीं होता है, जितनी oogonia है उतनी ही रहती है। इनफैक्ट उस पर भी डीजनरेट होते जाती है। अब होता क्या है, बर्थ से पहले का सीन देख लो। oogonia बन गई थी, oogonia माइटोसिस करती है, अपना नंबर इंक्रीज करती है, ठीक है। जितना भी नंबर इंक्रीज है ना, ये बर्थ से पहले ही होगा। बर्थ के बाद बिल्कुल नंबर इंक्रीज नहीं होगा, इनफैक्ट नंबर डिक्रीज पे डिक्रीज ही होते जाता है। तो oogonia सबसे पहले माइटोसिस करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करेगी, फिर उसके बाद म्योसिस करेंगी। मैंने पहले बताया था, याद करने का तरीका क्या? म्योसिस 1 जो कर रहा है वो प्राइमरी कहलाएगा। तो प्राइमरी oocyte क्या करती है? म्योसिस 1 करती है, लेकिन कंप्लीट नहीं करती है। म्योसिस 1 स्टार्ट तो कर देती है, म्योसिस 1 में प्रोफेस 1 में आके रुक जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो म्योसिस है ये आगे कंटिन्यू नहीं करती है। बर्थ के पहले तक की सिचुएशन ये है कि म्योसिस 1 करना स्टार्ट तो कर दिया लेकिन कंप्लीट नहीं करी, प्रोफेस 1 में आके रुक गई। अब बात करते हैं बर्थ के बाद की। बर्थ से पहले बस इतना ही सीन था। बर्थ के बाद क्या होता है, जब प्यूबर्टी हिट करती है, बर्थ के बाद भी ऐसा नहीं कि तुरंत बाद, बर्थ के बाद कब, जब प्यूबर्टी हिट करती है 10, 11, 12, 13, 14 साल की एज में, जब प्यूबर्टी हिट करती है तब ये जो प्राइमरी oocyte है इनकी तब नींद खुलती है कि भाई हम प्रोफेस 1 में हैं, हमको म्योसिस कंप्लीट करनी है। तब जाके प्राइमरी oocyte जो है म्योसिस 1 कंप्लीट करती है। और वो भी कब करती है? प्रायर टू ओव्यूलेशन। ये चीज़ यहाँ पे लिख लो, ठीक है। आफ्टर बर्थ, ठीक है, प्यूबर्टी, प्रायर टू ओव्यूलेशन। प्रायर टू ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है, अपन अभी आगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन के बारे में। तो जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है उस टाइम पे प्राइमरी oocyte की नींद खुलती है कि भाई चलो अब अपना म्योसिस 1 कंप्लीट करो। तो ये जो है म्योसिस 1 कंप्लीट करती है, और हर म्योसिस की तरह इसमें भी 2 सेल बनते हैं।
जिसमें से एक सेल तो अच्छा खासा तगड़ा मजबूत सा बन जाता है जिसको अपन कहते हैं सेकेंडरी oocyte, लेकिन जो दूसरा सेल बनता है ना बहुत ही छोटा सा बच्चे जैसा बनता है, बिल्कुल रिड्यूस, जिसको अपन कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। जो पोलर बॉडी है ये आगे कोई डिवीजन नहीं करती। जो सेकेंडरी oocyte है सिर्फ इसमें म्योसिस 2 होती है। अब जो सेकेंडरी oocyte है उसके साथ ना 2 केस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली म्योसिस 2 कर लेगी, नहीं। अगर इन केस अगर मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब चले पहले देख लो, इन केस अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte क्या करती है, म्योसिस 2 करती है और क्या बना लेती है, ओवम बना लेती है। ओवम से स्पर्म आके फ्यूज हो जाता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होती है। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आगे डेवलप नहीं करती, आगे म्योसिस 2 नहीं करती, एज इट इज़ डीजेनरेट हो जाती है और बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है। फर्टिलाइजेशन अगर होने वाली होती है, अगर स्पर्म प्रेजेंट होता है तो क्या करती है, जो सेकेंडरी oocyte है ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए, अभी ये सेकेंडरी oocyte, अभी ये ओवम नहीं है, ध्यान रखना, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये म्योसिस 2 करती है। अगेन क्या बनाएगा भाई, एक तो पोलर बॉडी बन जाएगी, एक अपना अच्छा खासा तगड़ा सा सेल बन जाएगा जो बड़ा होगा, जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा, जिसको अपन ओवम बोलते हैं। ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके अपना जायगोट बना देगा। जो सेकेंड जो सेल बनेगा ना वो रिड्यूस्ड सेल रहेगा, जो कि आगे कोई भी डिवाइड नहीं करेगा, इसका कुछ फंक्शन नहीं है, इसके साथ फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ये जो सेल है ये कहलाती है अपनी सेकेंड पोलर बॉडी। क्या रीज़न है भाई, नॉर्मली स्पर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता था, एक सेल था डिवाइड करके 2 सेल बना रहा था, दोनों अगेन डिवाइड करके और 2 2 सेल बना रहे थे, टोटल 4 अपने पास स्पर्मेटोजोआ बन के आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या है ना कि भाई अब बाकी जो एनिमल्स होते हैं ना उनको देखो, उनका क्या होता है ना, ऐसी हॉरिजॉन्टल बॉडी होती है, सामने भी पैर है पीछे भी पैर है, यहाँ पे सर है, जैसे कुत्ते को ये इमेजिन कर लो, ठीक है। तो अब उनमें क्या है ना कि यहाँ पे मान लो अगर उनका वोम है तो जो पूरा जो वेट है वो आगे पीछे पूरी बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ह्यूमन फीमेल ऐसे नहीं होती, ह्यूमन फीमेल जो है वर्टिकल होती है। तो यहाँ पे क्या वर्टिकल मतलब 2 ही पैर पे उन पे मतलब पूरा वजन होता है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा बेबी होंगे तो उनके पेल्विस रीजन में, घुटने पे, थाइस की जो बोन्स है उसमें बहुत ज़्यादा वेट आ जाएगा। तो हम नॉर्मली जो है नेचर जो है ट्राई करती है कि इतने ज़्यादा बच्चे पैदा ना हो, हालांकि ट्विंस विंस के केस में हो जाता है, बट नॉर्मली इतना वो कंसीडर नहीं करते कि भाई अपन इतने सारे एक बार में एग्स जो है फर्टिलाइज हो पाए। तो इसीलिए एक ही ओवम जो है वो अच्छा बनता है, बाकी जो है सेकेंड पोलर बॉडी है जो बनती है पोलर बॉडी वो हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जो मैंने बात करी कि भाई ये जो सेल्स है, जो प्राइमरी फॉलिकल हो गया, प्राइमरी oocyte हो गया, सेकेंडरी oocyte हो गया, ये किस चीज़ के अंदर होते हैं, तो ये फॉलिकल के अंदर होते हैं। प्राइमरी oocyte जो है वो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होगा। अब जो फॉलिकल होते हैं ना कि सेल्स के बनते हैं, फॉलिकल मतलब बैग या फिर कवरिंग जैसे इमेजिन कर लो। ये जो कवरिंग है ना ये सेल्स की बनी होती है। किन सेल्स की बनी होती है, ग्रेन्युलोसा सेल्स की बनी हुई होती है। प्राइमरी फॉलिकल में कुछ थोड़े बहुत ग्रेन्युलोसा सेल्स होंगे। तो ये मान लो प्राइमरी फॉलिकल है, इसके अराउंड ये ग्रेन्युलोसा सेल्स है। अब इन सेल की जो है ना लेयर दिन ब दिन जो है ना बढ़ती जाती है। इन सेल की लेयर बढ़ते जाएगी तो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो बढ़ बढ़ के सेकेंडरी फॉलिकल हो जाएगा, और लेयर्स बढ़ेंगी और बढ़ के टर्शियरी फॉलिकल हो जाएगा। एंड टर्शियरी फॉलिकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेल कौन सा फॉलिकल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। तो टर्शियरी का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना वो है एंट्रम। एक जैसे मान लो ये सेल है ना, इस तरीके से चांद जैसी इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टर्शरी फॉलिकल का। टर्शरी फॉलिकल और ज़्यादा डेवलप होकर और ज़्यादा मैच्योर होकर बन जाता है ग्रेफियन फॉलिकल। एंड ग्रेफियन फॉलिकल ही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte पाया जाता है। और जब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ना बॉडी से, तो एक ग्रेफियन फॉलिकल ही रप्चर होता है, तब जाके सेकेंडरी फॉलिकल रिलीज होता है, तब जाके अपन बोलते हैं कि भाई ओव्यूलेशन हुआ। ओवम के एक बार स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी oocyte बोलो या फिर ओवम बोलो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2 मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली जोना पेलोसिटा, बाहर वाली कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पे देख लो ये अंदर वाली ये जो लेयर दिख रही है ये है जोना पेलोसिटा, बाहर वाली जो लेयर दिख रही है इतने बड़े बड़े सेल्स वाली ये है कोरोना रेडिएटा। ओव्यूलेशन मैंने पहले बताया था कि ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज करते हैं, तब जाके अपना ओव्यूलेशन होता है, जिसके मतलब ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर से अपना सेकेंडरी oocyte निकलता है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक टॉपिक है, ये टॉपिक आप रीड करोगे तो आपको ये पूरी ओव्यूलेशन और ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स में। प्राइमेट कौन होते हैं, आप सबको पता है कि भाई इंसान जो है क्लास मैमेलिया में आते हैं। क्लास के अंदर होता है अपना ऑर्डर, तुमने पढ़ा होगा ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। तो क्लास अपनी मैमेलिया है, क्लास के अंदर आते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर भी ना ढेर सारे होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे जो आखिरी वाला जो ऑर्डर होता है ना प्राइमेटा ऑर्डर, उस प्राइमेटा ऑर्डर में मंकी, एप्स, ह्यूमन, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, मंकी आ गए, एप्स आ गए, ह्यूमन आ गए। इनमें होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, उसको मिनार्क बोलते हैं। मिनार्क मतलब स्टार्ट होना, ठीक है।
एंड जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका स्टॉप होना, जो कि अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज में होती है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। पॉज मतलब रुक जाना। अब जो ह्यूमन फीमेल होती है ना, ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म मैंने बताया ना, जैसे मंकी, एप्स हो गए, ह्यूमन हो गए, सबकी जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग रहती है। ह्यूमन फीमेल की एवरेज इंटरवल अगर बात करें तो 28 से 29 डेज तक की होती है। ज़रूरी नहीं है कि सब में इतनी ही हो, कुछ में कम भी हो जाती है, 25 26 तक भी होती है, कुछ में ज़्यादा भी होती है, 30 40 डेज तक की भी। तो ये होता कैसे, साइक्लिक चेंजेस होती है। जैसे मान लो किसी भी मंथ की अगर फर्स्ट डेट इमेजिन कर लो कि 1 तारीख से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुए, तो जो अगले महीने की 1 तारीख होगी वहाँ तक का आपका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। बट अगेन हर किसी में अलग अलग होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इंडिकेशन है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे अगर मान लो 40 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो हर 40 डेज़ के अराउंड वो रिपीट होनी चाहिए, 35 से 40 डेज़ में, या फिर 40 से 45 डेज़ में। अगर 30 डेज़ की है तो 30 से 35 डेज़ में वो साइकिल रिपीट होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से वो साइकिल रिपीट हो रही है तो वो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिकेशन है। बट अगर कुछ चेंजेस है, जैसे मान लो कभी 20 to 25 डेज़ की साइकिल है, या फिर कभी आपके अचानक से 30 to 40 डेज़ की साइकिल होगी, तो भाई इतने चेंजेस जब ज़्यादा आए ना, तो उसको अपन नॉर्मल नहीं मानते, फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर नॉर्मल है तो भाई आपके नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी ना 3 फेज होते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। पहले थ्योरी देख लो, फिर एनसीईआरटी का जो ग्राफ है मैं वो भी समझाऊंगी। प्रोलिफरेशन मतलब चीज़ का बढ़ना, ठीक है, इसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, प्रोलिफरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज की बोलते हैं। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है, सेल्स डिवाइड करते हैं, बढ़ते हैं। तो एंडोमेट्रियम जो है ना, इसमें वो रीजनरेट करती है, प्रोलिफरेट करती है, सेल्स डिवाइड करते हैं और बढ़ते हैं। इसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरी में क्या होता है, एंडोमेट्रियम में क्या होता है, ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है, एंडोमेट्रियम रीजनरेट करके दोबारा से सेल्स बनाने लग जाती है, दोबारा से अपनी जो लाइन है वो बनाने लग जाती है। अब ये जो चेंजेस है, ये ओवरी और ये इसमें, ये चेंजेस किस वजह से होते हैं, तो पिट्यूटरी और ओवरी के हार्मोन से। ओवरी में कौन सा, भाई प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये हार्मोन है। ईस्ट्रोजन बेसिकली प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, ईस्ट्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन। पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन आएगा, अपने गोनाडोट्रोपिन आएंगे, LH एंड FSH, ये आएंगे अपने ओवरी और एंडोमेट्रियम पे काम करेंगे। फिर आता है अपना ओव्यूलेटरी फेस। ओव्यूलेटरी फेस वो फेस होता है जहाँ पे ओव्यूलेशन होती है। इसमें 2 हार्मोन होते हैं, LH और FSH। जब LH और FSH की पीक अटेन हो जाती है 14th डे पे, जिसको LH सर्ज भी बोला जाता है। LH जो है ना, पहले ऐसे स्लो स्लो बढ़ता है, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो जो पीक होती है ना, जिसको LH सर्ज बोलते हैं, वो ग्रेफियन फॉलिकल को है, जो ग्रेफियन फॉलिकल है उसको तोड़ देता है, रप्चर कर देता है, उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte अपना बाहर आ जाता है। फिर आता है अपना ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्रेफियन फॉलिकल है, मैं देखो सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल गया, बाहर जो ग्रेफियन फॉलिकल बचा उसका क्या होगा, तो वो चला जाता है अपना भाई ल्यूटियल फेज में और बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ल्यूटियल फेज को सिक्रीटरी फेज भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो सिक्रीटरी फेज आखिरी के 15-20 दिनों में होता है, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक बनाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थिक वॉल में ही जो जाइगोट है आके आपका इम्प्लांट होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन तो ठीक है पहले हो जाता है, लेकिन जो थिक वॉल है उसी में आपका जाइगोट आके इम्प्लांट होगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, यानी कि प्रेगनेंसी हुई है, तो ये जो एंडोमेट्रियम है उसमें जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा, तो वो डीजनरेट नहीं करेगी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो आपकी एंडोमेट्रियम हो जाएगी डीजनरेट, एंड दोबारा से आप अभी कहाँ पे थे, आप ल्यूटियल फेज में थे ना, दोबारा से आप फिर प्रोलिफरेटिव फेज में आ जाओगे। इसका जो एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है, एक बार ग्राफ अच्छे से समझ लो। ग्राफ में आपको 4 चीज़ें एक्सप्लेन करी गई है। एक तो यूट्राइन इवेंट, ठीक है, फिर ओवेरियन हार्मोन, फिर ओवेरी के इवेंट और पिट्यूटरी के हार्मोन। तो आपके FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये 4 हार्मोन की अपन ने बात करी थी। शुरू में FSH और LH का अमाउंट कम रहेगा। अराउंड 14th डे पे जब आपका LH सर्ज होगा, ठीक है, 14 डे पे जब आपका ओव्यूलेटरी फेज आने का रहेगा, तब आपका LH सर्ज होगा, FSH का भी अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा किसका बढ़ेगा, LH का बढ़ेगा, जिसे LH सर्ज बोलते हैं। जैसे ही LH का अमाउंट यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे देखो ग्रेफिन फॉलिकल जो है ब्रेक डाउन हो गया। फिर उसके बाद अगेन दोनों हार्मोन का अमाउंट जो है कम होते जाएगा। ओवेरियन इवेंट्स की बात करें तो भाई शुरू में डेवलपिंग फेज जब रहता है, क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज, तो जो फॉलिकल है वो डेवलप हो रहा है, बढ़ते बढ़ते ये देखो मैच्योर फॉलिकल बन गया। इसमें मैंने बताया था चांद के जैसे एंट्रम रहती है, जिसको अपन टर्शरी फॉलिकल या फिर ग्रेफिन फॉलिकल में देखा जाता है, तो ये आपका मैच्योर फॉलिकल है। ये जो फॉलिकल है ये ब्रेक हो गया, ये कौन सा फेज है, ओव्यूलेटरी फेज है। सेकेंडरी जो आपका oocyte निकला वो तो भाई आपका आगे पहुंच जाएगा। ये जो बच्चा कुचा पार्ट है ये बन जाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको अपन बोलते हैं कौन सा, ल्यूटियल फेज। ओवेरियन हार्मोन की बात करो तो शुरू में दोनों हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम रहता है, धीरे धीरे दोनों का अमाउंट बढ़ता है, जिसमें ओव्यूलेशन से पहले तो भाई ईस्ट्रोजन का अमाउंट एक बार बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, फिर आखिरी में जाके एक बार बढ़ता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट सिर्फ एक बार बढ़ता है, कब,
जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। तो ईस्ट्रोजन का अमाउंट 2 बार बढ़ा, एक बार ओव्यूलेशन के टाइम पे और एक बार मेंस्ट्रुएशन के एंड में। प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट एक ही बार बढ़ता है, कब? जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। यूट्राइन इवेंट की बात करें तो शुरू में आपका मेंस्ट्रुएशन इवेंट से आप कंसिडर करते हो कि भाई यूट्राइन वॉल जो है वो शेड हो रही है, और इसमें सिर्फ ब्लड शेड नहीं होता, यूट्राइन की जो वॉल है, जो डिजनरेटेड सेकेंडरी oocyte है वो भी रिलीज़ होता है। तो अगर किसी को ये डाउट है कि भाई इतना ब्लड अगर रिलीज़ होता है तो कहीं डोनेट क्यों नहीं करते, तो मैं भाई बता दूं कि सिर्फ ब्लड रिलीज़ नहीं होता है, यूट्रस के जो मसल जो सेल्स होते हैं ना वो सब साथ में रिलीज़ होते हैं। तो बहुत सारे डेड सेल्स सब होते हैं, इसीलिए ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो आप डोनेट क्यों नहीं करते, नहीं कर सकते, बहुत सारे इसमें डेड सेल्स और वो सब हैं। तो देखो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लड जब रिलीज़ हुआ तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस देखो कितनी कम हो गई, धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हुआ, तो मैंने क्या बोला था कि प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करता है, तो जहाँ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है वहाँ पे देखो कितनी थिक लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की। ये थिक लाइनिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है? ताकि जाइगोट इसके अंदर इम्प्लांट हो सके। अब अगर जाइगोट आया ही नहीं तो एंडोमेट्रियम दोबारा से शेड हो जाएगी, दोबारा से तुम इनिशियल फेजेस पे आ जाओगे। दिस वॉज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मैंने बताया था कि मेल और फीमेल जो है मेल है वो फीमेल की बॉडी में सीमन जो है रिलीज़ करेगा, या फिर मेल फीमेल की बॉडी तक स्पर्म को पहुंचाएगा। तो इंसेमिनेशन क्या होता है? सीमन रिलीज बाय पीनस इनसाइड वजाइना। ठीक है, तो इंसेमिनेशन कहाँ होता है? ये डाउट अपने दिमाग से प्लीज़ निकाल दो अगर तुमको लगता है कि भाई फर्टिलाइजेशन अगर क्या बोलते हैं ये ओवरी के पास, क्या बोलते हैं अगर फेलोपियन ट्यूब में होता है तो क्या वहाँ पे इंसेमिनेशन होगी? नहीं, इंसेमिनेशन वेजाइना में होगी। यहाँ वेजाइना है, यहाँ सर्विक्स है, यहाँ यूट्रस है, यहाँ आपके फेलोपियन ट्यूब है। तो इंसेमिनेशन यहाँ होगी। यहाँ से जो स्पर्म है ये स्विम करता 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 कहाँ पहुँच जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा, जहाँ पे आपका ओवम बैठा है, ओवम के साथ जाके फिर फर्टिलाइज हो जाएगा। तो वेजाइना से, हाँ, यहीं पे जो मैंने अभी बात बोली ना उसको यहीं पे मैंने लिखा हुआ है कि आपका स्पर्म जो है वेजाइना में है, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से कहाँ पहुँच जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ? एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे, जहाँ पे एम्पुला और इस्थमस होता है, उस जंक्शन पे जाके आपका अगर ओवम बैठा होगा और स्पर्म आपका वहाँ पहुँच गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ओनली फर्टिलाइजेशन कब होता है? सिर्फ ओवम और स्पर्म जब साइमल्टेनियसली आएंगे सिर्फ तब फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए लिखा है कि नॉट ऑल कॉपुलेशन, यानी कि हर बार जब स्पर्म पहुंचता है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ओवम प्रेजेंट ही ना हो। ओवम कब प्रेजेंट होगा? ओव्यूलेशन के टाइम पे 14-15 डे के अराउंड। ठीक है, अगर उस टाइम पे अगर ये स्पर्म आपका आया तो ही फर्टिलाइजेशन हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। बट मान लो फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? जाइगोट। एंड मैंने तुमको पहले ही बताया था ना कि भाई जो अपना स्पर्म है ये एक्रोसोम नाम की टोपी पहन के घूमता है, जो कि किस में हेल्प करता है? फर्टिलाइजेशन में। तो कैसे हेल्प करता है? देखो अभी तुमने अगर मैंने स्पर्म का जो स्ट्रक्चर दिखाया था, स्पर्म का वॉल्यूम उसका ओवम का, तो तुमने देखा होगा कि बीच में ओवम था और उसके अराउंड कितने सारे सेल थे। अब ये छोटा सा बेचारा स्पर्म नन्ही सी जा इतने सारे सेल से लड़ भिड़ के अंदर जाएगा, तो कुछ तो इसके पास हथियार होना चाहिए लड़ने के लिए। तो एक्रोसोम इसका वो हथियार है जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। मैंने यहाँ पे एक ये छोटी सी जो पैसेज बनाया ना, ये मैंने यही दिखाने के लिए बनाई कि स्पर्म इस पैसेज के थ्रू जाएगा। तो यहाँ से जाके जो अपना ये एक्रोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में, ताकि एक रास्ता बने और ये सेल के जब क्या बोलते हैं इसको, ओवम के जब अंदर जाए तो ये जाके ओवम को फर्टिलाइज कर सके। लेकिन एक्रोसोम तो भाई सब स्पर्म के पास होते हैं, तो सारे स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर देते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही एक स्पर्म जाता है जोना पेलोसिडा के कांटेक्ट में, जोना पेलोसिडा सबसे अंदर है, बाहर कोरोना रेडिएटर सेल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे स्पर्म हो सकते हैं स्टक हो। लेकिन जो स्पर्म जोना पेलोसिडा तक पहुँच जाता है वो स्पर्म क्या करता है, जैसे ही जोना पेलोसिडा के कांटेक्ट में आता है, जोना पेलोसिडा एंट्री जितने भी बाकी स्पर्म है उनकी एंट्री को ब्लॉक कर दी थी। कैसे ब्लॉक कर दी थी? कुछ ऐसे चेंजेस जोना पेलोसिडा अपने अंदर इंड्यूस करती है जो कि बाकी किसी स्पर्म को आने ही नहीं देते। जैसे एक स्पर्म घुस गया बाकी स्पर्म की एंट्री बिल्कुल ब्लॉक हो जाती, ताकि अपन इंश्योर कर सके कि सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर रहा हो। दिस वॉज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। देखो सबको पता है इंसान के पास 26 का बोलियो 46 क्रोमोसोम होते हैं, और वो जो क्रोमोसोम है वो पेयर में होते हैं। इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 तो ऑटोसोम है जो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, लेकिन एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है जो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं।
मेल में XY पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में XX पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जो मदर है उसमें तो भाई XX है, तो वो एक ही टाइप के गैमीट बना सकती है, X और X वाले। लेकिन फादर 2 टाइप के गैमीट बना सकता है, X वाले और Y वाले। अगर फादर से X वाला गैमीट मदर के पास गया तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी XX वाली। लेकिन अगर फादर से Y वाला गैमीट गया तो क्या बनेगा, मेल बनेगा XY वाला। लेकिन अगर तुम देखो भाई, यहाँ पे NCERT साफ साफ कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी में ना वुमेन को ब्लेम कर दिया जाता है कि भाई तुमने लड़का पैदा क्यों नहीं किया, लड़की क्यों पैदा कर दी। तो ये चीज़ NCERT बताना चाह रही है कि फीमेल के हाथ में नहीं है कि वो लड़का पैदा करे या लड़की पैदा करे। ठीक है, लड़का पैदा करना या फिर लड़की पैदा करना टेक्निकली मतलब देखा जाए तो साइंटिफिकली फादर पे डिपेंड करता है। बट अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाओ, तो देखा जाए तो फादर पे डिपेंड करता है, लेकिन फादर के भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, फादर भी डिसाइड नहीं कर सकता भाई फादर क्या, तुम अगर तुम लड़के हो तो तुम बताओ तुम कर सकते हो कि भाई अपना X वाला स्पर्म अलग कर दो, Y वाला स्पर्म अलग कर दो, नहीं कर सकते ना। तो भाई फादर पे डिपेंड करता है, डजंट मीन कि फादर कंट्रोल कर सकते हैं। तो टेक्निकली कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, बट बायोलॉजिकली देखा जाए तो फादर पे डिपेंड करता है, मदर पे डिपेंड नहीं करता है। अब बात करते हैं फाइनली अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद एक और टॉपिक है, लेकिन ठीक है अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। एम्ब्रियो किसे कहते हैं, जायगोट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो मेल और फीमेल का जो गैमीट है फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं, जायगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। जायगोट क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, कंट्रोल्ड रैपिड डिवीजन जिसको क्लीवेज बोला जाता है। अनकंट्रोल्ड रैपिड डिवीजन भी होता है जो कि कैंसर सेल के केस में होता है। तो उस चीज़ से तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना कि रैपिड डिवीजन यहाँ भी हो रहा है वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ अनकंट्रोल्ड डिवीजन है कैंसर में, यहाँ पे कंट्रोल डिवीजन है जिसको क्लीवेज बोला जाता है। अब अपना जायगोट बनता कहाँ पे, ध्यान रखना अपना जायगोट बनता है इस्थमस एम्पुलरी रीजन में। तो जायगोट जो है इस्थमस से चलते चलते यूट्रस तक आता है। जब ये चलते चलते आ रहा होता है ना, उस टाइम पे भी इसकी डिवीजन चल रही होती है। तो पहले एक सेल था जायगोट, डिवाइड करके 2 बना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 6। तो ऐसे करते करते ना इनमें जो है सेल का नंबर जो है बढ़ते जाता है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ये जो सेल्स मैंने बताया ना, एक सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये जो सेल है इन सेल को बोला जाता है ब्लास्टोमियर। एंड जो 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज होती है, जहाँ पे 8 से 16 सेल्स होते हैं, 8 से 16 ब्लास्टोमियर होते हैं, उसको बोला जाता है मॉर्यूला। ये जो मॉर्यूला होते हैं, इनके अंदर के जो सेल्स हैं, ब्लास्टोमियर जो है, इस मॉर्यूला को ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। ब्लास्टोसिस्ट यानी कि मतलब एक क्लस्टर ऑफ सेल जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक बाहर वाला हिस्सा, एक अंदर वाला हिस्सा। बाहर वाले हिस्से पे जो ब्लास्टोमियर जाके अरेंज हो जाते हैं वो बना लेते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अंदर वाले हिस्से पे जो ब्लास्टोमियर अटैच्ड रहते हैं वो बना लेते हैं इनर सेल मास। तो इस तरीके से देख लो भाई, ये आपका सेल है, ये जो अंदर जो सेल दिख रहा है ये आपके सेल्स है ब्लास्टोमियर। जो बाहर वाइट वाइट वाले सेल दिख रहे हैं ये अब आपके ट्रोफोब्लास्ट है। जो यही जो सेल है ये बाहर अरेंज हो गए, ये आपके ट्रोफोब्लास्ट। जो अंदर ब्लू कलर के सेल है वो आपके हैं इनर सेल मास। तो दोनों ही ब्लास्टोमियर है, लेकिन बाहर जो लेयर बन गई वो ट्रोफोब्लास्ट, अंदर जो सेल रह गए वो इनर सेल मास। अब इम्प्लांटेशन क्या होती है, मैंने बहुत बार इम्प्लांटेशन की बात करी कि इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, एंडोमेट्रियम में। लेकिन होता क्या इम्प्लांटेशन, ये देखो जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो आपके सेल्स रहते हैं ना, मैंने अभी क्या बोला कि ट्रोफोब्लास्ट बनाएंगे। ये जो ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल है ये यूट्राइन वॉल पे जाके अटैच हो जाते हैं। अब जैसे यूट्राइन वॉल पे ट्रोफोब्लास्ट आता है ना, यूट्राइन वॉल एकदम एक्साइटेड हो जाती है, डिवाइड करना चालू कर देती है, इस ट्रोफोब्लास्ट वाले ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। मतलब ये मान लो यूटेराइन वॉल है आपकी, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट आया तो यूटेराइन वॉल जो है डिवाइड कर करके इसको पूरी तरीके से कवर करके अपने अंदर घुसा लेती, पूरी तरीके से एम्बेडेड कर लेती, फुल्ली कवर कर लेती है। जब ये फुल्ली कवर कर लेती है ब्लास्टोसिस्ट को, तब अपनी भाई प्रेगनेंसी पॉसिबल हो पाती है। अगर ये फुल्ली कवर ना करेगा, ढंग से इम्प्लांटेशन ना हो, तो अपनी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अगर ये इम्प्लांटेशन हो जाए, मतलब पूरी तरीके से ये फुल्ली कवर कर ले यूट्रस की वॉल, इसको क्या बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट को, तो अपनी भी प्रेगनेंसी हो जाती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हो गया एक बार, उसके बाद क्या हो गया, प्लासेंटा बनेगा। सबको पता है प्लासेंटा बनता है। प्लासेंटा होता है क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। कैसे बनता है, ट्रोफोब्लास्ट मैंने भी बताया कि भाई यूट्रस के अंदर जाके अटैच हो जाएगा। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं ना, कुछ उंगली जैसे प्रोजेक्शंस बाहर निकालते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको क्या बोलते हैं, क्रायोनिक विलाई या फिर प्लासेंटा विलाई। क्रायोनिक विलाई जैसे ही यूट्राइन टिश्यू को टच करती है, दोनों आपस में मिलके प्लासेंटा बना लेते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इसके 2 फंक्शन होते हैं। पहला तो भाई मदर के बॉडी से बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना, और बच्चे की बॉडी से मदर की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करना। तुम सांस लेते हो, ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो ना, तो बच्चा भी तो करेगा। तो भाई जो बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा वो हवा में तो कर नहीं रहा है, हवा के कांटेक्ट में है ही नहीं।
बेबी जो मदर के कांटेक्ट में है तो मदर के बॉडी में ही रिलीज़ करेगा, तो मदर की बॉडी में ही रिलीज़ करता है। और किस कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है? प्लासेंटा हेल्प करता है। अब एक और चीज़ तुमने सुनी होगी कि अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। तो भाई देखो, प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में यही डिफरेंस है कि प्लासेंटा जो है वो यूट्रस यूट्रस का बोल रही हूँ, बेबी से कहा गया, प्लासेंटा जो है वो एम्ब्रियो से किस तरीके से कनेक्ट करता है? इन्हीं अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से कनेक्ट करता है। तो ये मान लो अगर फीमेल है, ये फीमेल का मान लो वोम है, ये अंदर बेबी है। बेबी कैसा होता है? सर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है ना। तो ये मान लो बेबी है, तो यहाँ पे प्लासेंटा होगा, तो इस तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो दो मैंने लाइन खींची ना, ये जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, जो कि काम क्या करती है? टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है। टू एंड फ्रो तुम लोग को वो पता होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, घड़ी में तुमने देखा होगा ऐसे डंडा सा रहता है जो ऐसे 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 मूव करता है, तो वही कहलाते हैं टू एंड फ्रो। ऐसे चम जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, यही है टू एंड फ्रो। मदर से एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से मदर से, एम्ब्रियो से मदर में, तो यही फंक्शन होता है इसका। सब्सटेंस ट्रांसफ़र करता है एम्ब्रियो से मदर में, मदर से एम्ब्रियो में। तो एक फंक्शन तो तुमने देख लिया प्लासेंटा का। एक और फंक्शन होता है प्लासेंटा का कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट कर सकता है, एंड तीन टाइप के हार्मोन, 3-4 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला ह्यूमन क्रायोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको HCG भी बोला जाता है। दूसरा ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, जिसको HPL भी बोला जाता है। एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो देखो, क्रायोनिक विलाइस से प्लासेंटा बनता है, तो क्रायोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज करेगा। प्लासेंटा, नाम में ही प्लासेंटा आ रहा है, तो प्लासेंटल लैक्टोजन रिलीज करेगा। और प्रेगनेंसी का इंडिकेशन जो अपन बोलते हैं ना कि भाई यूरिन टेस्ट से पता चल जाता है, तो वो HCG ही हार्मोन होता है, जो कि इतने ज़्यादा बॉडी में अमाउंट में बढ़ जाता है कि वो यूरिन में भी आपका रहता है। तो यूरिन टेस्ट से पता चल जाता है अगर HCG हार्मोन है, मतलब प्रेगनेंसी है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल हार्मोन्स है, जो भाई ऑलमोस्ट हर उसमें सिक्रीट होते ही होते हैं। अब इसके अलावा और भी कुछ हार्मोन्स की बात करनी, जैसे कि रिलैक्सिन। रिलैक्सिन कब प्रोड्यूस होता है? जब आपकी पूरी प्रेगनेंसी हो जाती है ना, आखिरी पे जब डिलीवरी का फेज़ आता है, तब उस टाइम पे रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ओवरी से प्रोड्यूस होता है। क्या इसका काम होता है? सर्विक्स को डायलेट करता है। जैसे ही जो सर्विक्स है अभी मान लो इतने साइज़ का है, ठीक है, तो रिलैक्सिन क्या करेगा? इसको डायलेट करके इसका साइज़ बड़ा करेगा, ताकि बेबी यहाँ से बाहर निकल सके। इसके अलावा और भी कुछ हार्मोन्स है, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इन सब का अमाउंट भी सेवरल फोल्ड्स में बढ़ जाता है। सेवरल फोल्ड्स मतलब कुछ नहीं, अमाउंट दुगना तिगना हो जाता है मैटरनल ब्लड में। क्या फंक्शन होता है भाई इनका अमाउंट जो इतना बढ़ जाता है? तो पहला तो भाई मेटाबॉलिक चेंजेस करते हैं मदर में। देखो, मदर का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बेबी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। मदर को मदर की बॉडी भी मेंटेन करनी है, बेबी की बॉडी भी मेंटेन करनी है। तो मेटाबॉलिक चेंजेस जो है मदर के बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये सारे हार्मोन्स जो है मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करने में काम करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। अब अगर तुमको इसका नाम याद नहीं हो रहे हार्मोन के, तो सिंपल सा एक निमानिक है कि कार टायर इज प्रो। कार का जो टायर है भाई प्रो है, बहुत सही टायर है, प्रो है। कार से कॉर्टिसोल टायर, जिसमें टायर में टाई आ रहा है, थायरोक्सिन में थाई आया, तो टाई थाई थोड़ा याद रख लेना। टायर से थायरोक्सिन, इसमें भी इस आता है, इस्ट्रोजन में भी इस आता है प्रोनाउंसिएशन, तो इससे इस्ट्रोजन। प्रोलैक्टिन से आपको दो हार्मोन याद रखने हैं, प्रो से, एक तो प्रोलैक्टिन और दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन। अब बात करते हैं चेंजेस फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू चाइल्ड बर्थ। इम्प्लांटेशन शुरू में होता है, चाइल्ड बर्थ सबसे आखिरी में होता है। तो ये जो पूरा जो पीरियड होता है, इसको जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। तो इन सब में क्या चेंजेस होते हैं? देखो, पहला तो चेंज है यही कि आपका प्लासेंटा बनता है। क्रॉनिक विलाई, यूट्राइन टिश्यू, मैटरनल ब्लड सब मिलके आपका बना देता है प्लासेंटा। तो पहला चेंजेस तो ये हो गया। इसके अलावा अब ये तो भाई बाहर की बात है कि ये प्लासेंटा तो बाहर बना ना। जो इनर सेल मास के अपन ने बात करी थी कि इस तरीके से अगर सेल है ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाले, जो कि कॉरोनिक विलाय वगैरह बनाएंगे, अंदर के जो सेल्स थे इनर सेल मास, वो क्या करेंगे? उसमें क्या होगा? तो भाई जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं 3 टाइप की लेयर में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर वाली, मीजोडर्म बीच वाली, एंडोडर्म अंदर वाली। एंड जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है ये इन्हीं 3 एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म लेयर से बनते हैं। तो अब एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी गई ना कि फर्स्ट मंथ में ही होता है, सेकंड मंथ में होता है, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो, फर्स्ट मंथ में क्या होता है? हार्ट जो है फर्स्ट मंथ के आखिरी तक बन जाता है, एंड दिस इज द साइन ऑफ फीटल ग्रोथ। फर्स्ट मंथ के आखिरी में अपन स्टेथोस्कोप लगा के बच्चे की हार्ट बीट भी सुन सकते हैं। तो ये साइन होता है कि हाँ भाई बच्चा ग्रो हो रहा है, मतलब हार्ट बन चुका है, हार्ट बीट चल रही है। सेकंड मंथ के आखिरी में क्या होता है? लिम्स एंड डिजिट्स, यानी कि हाथ पैर और उंगलियां वगैरह बन जाते हैं। थर्ड मंथ के आखिरी में, थर्ड मंथ में यानी कि पूरे 12 वीक्स अपने हो गए। 12 वीक्स को अपन कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसके आखिरी में क्या होता है? मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाता है, लिम्स वगैरह हाथ पैर वगैरह अच्छे से बन जाते हैं। फिफ्थ मंथ के आखिरी में क्या होता है? बेबी की मूवमेंट्स, यानी कि बेबी जो लात मारता है इधर उधर, जो हिलता डुलता है, वो सारे मूवमेंट्स अपन फील कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। एंड हेयर्स, यानी कि बाल वगैरह बनना चालू हो जाते हैं।
या फिर कहो कि बन जाते। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर की एंड में पूरी बॉडी पे फाइन हेयर आ जाता है, आपकी बॉडी पे फाइन हेयर है, बच्चे की बॉडी पे फाइन हेयर आ जाते हैं। आईलिड सेपरेट हो जाती है, यानी कि आंखें खुल जाती है, हालांकि कुछ दिखता नहीं लेकिन आंखें खुल जाती है। एंड आई लैशेज, जो तुम मस्कारा लगाते हो ना जहाँ पे, वो आई लैशेज फॉर्म हो जाती है। अब इसका बच्चा आखिरी वाला पार्ट कि भाई देखो, जेस्टेशन, मैंने शुरू से वर्ड बोला है जेस्टेशन, जेस्टेशन 9 मंथ की प्रेगनेंसी, तो वही होता है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि लगभग 9 मंथ का होता है, इसको बोला जाता है जेस्टेशन। अब प्रेगनेंसी तो हो गई, बच्चा डेवलप भी हो गया, बॉडी से बाहर कैसे आएगा? तो ऐसा नहीं कि नॉर्मली ये भी चल के बाहर आ जाएगा, उसका भी एक मैकेनिज्म होता है प्रॉपर। जैसे ही फीटस डेवलप होता है ना, तो वो क्या करता है, कुछ सिग्नल्स भेजता है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि फीटस अब बाहर आने के लिए रेडी है तो वो कुछ सिग्नल भेजता है। ठीक है, सिग्नल किसे भेजता है? मदर की पिट्यूटरी को भेजता है। जैसे सिग्नल मदर की पिट्यूटरी को भेजता है ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मदर की पिट्यूटरी जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्रस की करवाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दोनों ना एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। जैसे कि ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हुई, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये भाई बोलता है ऑक्सीटोसिन को कि और रिलीज हो, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और कॉन्ट्रैक्शन होती है, दोनों एक दूसरे को साइमल्टेनियसली, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, मतलब सिग्नल्स भेजते रहते हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसके चलते क्या होता है ना, पहले थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो, फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर थोड़ा और ज़्यादा, करते करते कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई बेबी जो है बॉडी से बाहर आ जाता है, और अपन कहते हैं कि भाई पार्चुरेशन हो गई, फाइनली बेबी आ गया। अब बेबी आ गया, प्लासेंटा का क्या? प्लासेंटा अभी भी अंदर है क्या? नहीं। देखो, बेबी आ जाएगा एक बार, उसके 10-15 मिनट बाद प्लासेंटा भी भाई अपना वही कॉन्ट्रैक्शन होता है और प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है। अगर प्लासेंटा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से बाहर नहीं आता है तो फिर डॉक्टर्स को निकालना पड़ता है, बट प्लासेंटा बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है, उसको अंदर नहीं रख सकते। फाइनली बेबी बाहर आ गया। अब तुम सबने सुना होगा कि भाई दूध पिलाना चाहिए, क्यों पिलाना चाहिए? देखो, लैक्टेशन जो प्रोसेस होती है ना, उसमें क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करते हैं? एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं कि पूरे लाइफ टाइम में भाई मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं। जब प्रेगनेंसी के एंड वाला टाइम रहता है, जब बेबी बाहर आने वाला रहता है, सिर्फ तभी मिल्क प्रोड्यूस होता है, और उसी प्रोसेस को, जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, बच्चे को मिल्क पिलाया जाता है, उसको कहते हैं लैक्टेशन। अब कोलेस्ट्रम क्या होता है? शुरू के कुछ दिनों में, जो 3-4 शुरू के जो दिन होते हैं, उन दिनों में जो मिल्क रिलीज होता है उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? बेबी की इम्यूनिटी के लिए। उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है, जैसे IgA एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे ख़त्म होता है अपना चैप्टर। एंड कुछ टॉपिक्स, कुछ डायग्राम्स में एक बार रिवाइज करवा दो। ये ओवरी का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ओवरी की ब्लड वेसल्स दिखाई जा रही, प्राइमरी फॉलिकल दिखाया जा रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एंड ये दिखाया जा रहा है आपका डेवलप टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफिन फॉलिकल। मैंने क्या बोला था कि भाई चांद जैसी इसमें वो रहती है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहती है, जिसको अपन बोलते हैं एंट्रम। इसमें भी एंट्रम दिख रहा है अच्छा खासा चांद जैसा। यहाँ पे आपका ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ब्रेक डाउन करके सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देता है, ग्राफियन फॉलिकल अंदर ही रह जाता है, जो कि अपना कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ये एक फ्लो चार्ट देख लो एनसीईआरटी में, स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी के टाइम पे माइटोसिस करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा, ठीक है। मियोसिस 1 करके जो सेल्स बनेंगे वो मियोसिस 2 करेंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगा, स्पर्मेटेड जो है वो सर्टोली सेल के पास चला जाएगा और स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। लेकिन फीमेल में देखो क्या होता है, फीटल लाइफ में अपना ओगोनिया है, माइटोसिस करेगा, फिर उसके बाद मियोसिस करेगा। मियोसिस जब करेगा प्राइमरी oocyte, तो मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं कर पाएगा, यहीं पे अरेस्ट हो जाएगा। एंड एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन फिर ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। अब अगर मेंस्ट्रुएशन होते हैं तो सेकेंडरी oocyte एज इट इज़ रिलीज हो जाएगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट करके सेकेंड पोलर बॉडी बना देगा और ओवम बना देगा, ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। आई थिंक इसके साथ मैंने सारे डायग्राम्स एंड सारी चीज़ें एनसीईआरटी की कवर कर दी है। अगर तुम अभी भी कुछ डाउट है मेरे को कमेंट्स में एक बार बता देना। आई विल ट्राई टू कवर ऑल योर डाउट्स एंड आई होप you guys enjoyed this lecture. Finally.